नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। इस समय हम खड़े हैं ईसीएल राजमहल परियोजना क्षेत्र में और ये बुआरी जो प्रखंड के भेरंडा गांव के पास खड़े हैं। ये वही जगह है, उस साइड जो है भेरंडा गांव की ज़मीन है जिसको कि लगातार 2-3 सालों से ईसीएल प्रयासरत है कि उसको अधिग्रहित किया जाए, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो ईसीएल को ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। कारण कई हैं। विस्थापन नीति का पालन नहीं किया जाता है और जिन गांव ने ज़मीन दी उस गांव के ग्रामीणों को आज तक जो विस्थापन नीति का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया, जिससे कि आज स्थिति यह है कि ज़मीन तो चली गई गांव के लोगों की, लेकिन आज वो हैंड टू माउथ की स्थिति में आ गए हैं। आज उनके भूखे मरने की स्थिति आ गई है। ज़मीन चला गया, ज़मीन का कागज़ चला गया, लेकिन जहां पर उन लोगों को बसाया गया आज उनकी कोई भी आइडेंटिफिकेशंस नहीं है और उन लोग की स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे में जो अन्य ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो डर जाते हैं कि हम ईसीएल को ज़मीन क्यों देंगे, ज़मीन हमारा है, जंगल हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं और वो नहीं देना चाहते। लेकिन लगातार ईसीएल प्रयासरत है, जिसको लेकर के पिछले 2-3 सालों से विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन आती है, बात होती है, लेकिन बात बन नहीं पाती है। भेरंडा गांव के ग्रामीण जमीन नहीं देने के लिए लामबद्ध है। पिछले 2-3 सालों से वो संघर्षरत हैं और उनके बीच से एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता या उस गांव का बेटा कहा जाए, रविलाल हेम्ब्रम, जो कि लगातार इस संघर्ष को नेतृत्व दे रहे हैं और उनका सीधा सीधा कहना है कि हम जमीन नहीं देंगे, ईसीएल चाहे कुछ भी कर ले, हम संघर्ष करेंगे। इस मामले में हम रविलाल हेम्ब्रम से बात कर रहे हैं। रवि जी, हमारे चैनल द न्यूज़ झारखंड बिहार पे आपका बहुत बहुत आपका आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। रवि जी, पिछले 3 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं। ईसीएल 3 साल से संघर्ष किया कि जमीन लें आपके गांव का, लेकिन आपका संघर्ष है कि हम जमीन नहीं देंगे। कहां पर मामला फंसा हुआ है? देखिए, हम लोगों तो ऑलरेडी ग्राम सभा कर चुके हैं कि राजमहल परियोजना को ज़मीन नहीं देंगे। ये सिर्फ भेरंडा की नहीं है, तलझारी, पहाड़पुर, बाबूपुर, भेरंडा, हरखा, हम लोगों ने सर्वसम्मति से अपना गांव में बैठ के ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में हम लोगों ने ग्राम सभा किया है कि राजमहल परियोजना को ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि हमारा इस ज़मीन को रक्षा करने का हमारा अधिकार है। हम लोगों ने निर्णय लेने का संविधान ने दिया, जो 200 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244(1) में जो हम आदिवासियों को स्वशासन, प्रशासन, नियंत्रण का अधिकार है। तो जब संविधान ने आपको अधिकार दिया, आप उस अधिकार के तहत आप लोगों ने निर्णय लिया है, तो आखिर ये कानून के रखवाले, ये कानून के अधिकारी क्यों नहीं इस बात को मानना चाहते हैं कि आप लोग? तो 2-3 सालों से एक ही रट लगाए हैं कि अरे साहब, अरे हुजूर, हम लोग ग्राम सभा किए हैं कि राजमहल परियोजना को ज़मीन नहीं देंगे। रही बात कि उन लोगों का आना जाना, उन लोगों का मन है कि इन लोगों को दबाव बना करके, इन लोगों के ऊपर दबाव बना करके इन लोगों का ज़मीन को हड़पा जाए। लेकिन हम लोगों के तरफ से जोरदार आंदोलन रहा है उतना दिनों से, और हम लोग अपना ज़मीन पर डटे हुए हैं कि राजमहल परियोजना को ज़मीन नहीं देंगे। आंदोलन कब तक चलता रहेगा? जब तक माइंस बंद नहीं होगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। लड़ाई अपनी जमीन ना देने की है या माइंस को बंद करवाने की? देखिए, लड़ाई आदिवासी को बचाने की है, परियोजना को बंद करने की लड़ाई नहीं है। ये आदिवासी को बचाने की लड़ाई है। आदिवासी का अगर आज अस्तित्व और वजूद है तो ज़मीन के वजह से। ज़मीन ही आदिवासी का ज़मीन है। जिस तरह मछली पानी के बगैर तड़प तड़प के मर जाते हैं, उसी तरह आदिवासी भी तय है कि ज़मीन के बिना मर जाएगा। रवि जी, जब इस देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उन्होंने जो उल्गलान किया था जल जंगल जमीन को ही बचाने के लिए किया था, और आज देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जाएगा, आज़ादी का, जिसको स्वर्णिम आज़ादी का काल कहा जा रहा है। लेकिन 75 साल के बाद भी इस देश में अगर आदिवासी अपनी ज़मीन के लिए लड़े, इसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये अंग्रेजी हुकूमत चल रहा है देश में? ये तो कहा भी जा सकता है, क्योंकि आज आदिवासी जब अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना ज़मीन बचा रहे हैं, फिर सरकार को दिक्कत क्यों, प्रशासन को दिक्कत क्यों, मैनेजमेंट को दिक्कत क्यों? अरे भाई, उसको भी इस धरती पर जीने का हक है, इस देश का नागरिक है, भारत देश का नागरिक है। अपना ज़मीन स्वयं रक्षा करते हैं, क्योंकि आज अगर ऑक्सीजन अगर ताज़ा तरोजा है
तो आदिवासियों की वजह से। अगर इस दुनिया से आदिवासी खत्म हो जाएगा तो सोच लीजिए कि ऑक्सीजन का कमी होगा। जहाँ जहाँ आदिवासी है वहाँ वहाँ ऑक्सीजन सुरक्षित है, क्योंकि आदिवासी पेड़ पौधों को बचाता है, पेड़ पौधों का संरक्षक है। इस राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। उद्देश्य था आदिवासी हितों की रक्षा करना। आज राज्य की स्थापना को 22 साल हो गया। क्या लगता है 22 साल में सरकारें बहुत आई, बहुत गई भी, अब वर्तमान में अपने आप को आदिवासी की सरकार कही जाती है। क्या लगता है 22 साल में आदिवासी, आप अपने नजरिए से कितना उसको 22 साल में उसका हक मिल पाया है? इस साल के दरमियान में आज तक आदिवासियों को मूलभूत सुविधा नहीं दिया है, लेकिन आज झारखंड आदिवासियों के नाम से कोई भी नेता लड़ते हैं, जीतते हैं, मुख्यमंत्री उपमंत्री बनते हैं, लेकिन आज तक आदिवासियों को सही हक नहीं दिया है। और इसी वजह से आदिवासी गिरते जा रहा है। जब आदिवासी अपना ज़मीन बचाने के लिए तैयार होते हैं, अपना ज़मीन पर खड़ा होते हैं, तो सरकार भी उन लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी आज ब्रेंडा, तलझाड़ी, पहाड़पुर, हरखा के ग्रामीण लामबंद होकर अपना ज़मीन को बचाने पर अड़े हुए हैं। कितना कभी यहाँ पे हरे भरे खेत हुआ करते थे, लेकिन आज 300 फीट गहराई है और पानी का जल स्तर इतना नीचा गिर गया है गोड्डा जिले में। हालांकि प्रदीप यादव ने सदन में इस बात को मजबूती से उठाया कि जल स्तर झारखंड का गिरता जा रहा है, जो गंभीर मुद्दा है, और उन्होंने मंत्री मिथिलेश कुमार से जवाब भी मांगा, लेकिन उनका जो था गहमा-गहमी का माहौल था सदन में, मंत्री मिथिलेश कुमार जवाब नहीं दे पाए, जो कि एक गंभीर मुद्दा था, बहुत गंभीर मुद्दा विधायक प्रदीप यादव ने उठाया है। लेकिन गोड्डा जिले के अंदर ईसीएल लंबे समय से चल रहा है और अडानी पावर प्लांट भी अब नया चल रहा है और भी कई प्लांट खुलेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ के जो प्राकृतिक संपदा है उसका क्या, उसका जिस तरह से दोहन किया जा रहा है, यहाँ के जो मूल लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको कितना लाभ मिल पा रहा है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। अडानी के प्लांट से बांग्लादेश में बिजली मिलेगी, यहाँ के कोयले से राज्य के अन्य देश के अन्य राज्यों को बिजली मिलेगी, लेकिन यहाँ के लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है, यहाँ के लोगों को कितनी सुविधा मिल पा रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप बने रहे द न्यूज़ झारखंड बिहार के साथ। मैं दीपक कुमार।